स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्वों बताया है और यहां तक ये भी बताया है कि तत्कालीन सपा सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम करने के लिए गोली चलवाई थी। वो सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। बता दें कि 33 साल पहले 1990 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों को गोलियां चलवाई गई थी। आपको बता दें कि यूपी में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। इसके चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश नहीं दिए जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी, इसीलिए कार सेवकों पर गोलियां चलाने का जो मामला था वो आया। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोली कांड को सही ठहराया है। उन्होंने बताया है कि तत्कालीन सरकार ने अमन चैन के लिए गोली चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता आमिर रिजवी जुड़ चुके हैं। आमिर, जानना चाहेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार हिंदू धर्म, मां लक्ष्मी, रामचरितमानस, कई चीजों पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं और इस बार रामलला के आगमन से पहले कार सेवकों का मुद्दा लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये अपने विवादित बयानों के लिए लगातार जाने जाते हैं जी। अब उन्होंने एक और नई बात कह दी है, जो कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई थी उसको लेकर बयान दे दिया है। कहा है कि जो उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उस समय को देखते हुए सही किया गया था। अब इस बयान को लेकर उनका जो है काफी विरोध हो रहा है। इसको लेकर जो अयोध्या के संत हैं उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पे जो है कार्रवाई की मांग की है मुख्यमंत्री से कि जो है इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। और उससे पहले भी इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है सनातन धर्म को लेकर भी बयान दिए थे, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जाहिर की थी और कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं ये। जी। आखिर आमिर, स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के विवादित बयान क्यों देते हैं? क्या उन्हें लाइमलाइट पाने का शौक है या फिर समाजवादी पार्टी के वो एक बड़े दुश्मन भी कहे जा सकते? क्योंकि कई बार खबरें आती हैं कि वो समाजवादी पार्टी के हितों में नहीं बोलते, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हम किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं। हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। तो इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की टिप्पणी बार बार क्यों करते रहते हैं? इसके पीछे क्या कोई राजनीति है क्या? जी देखिए, ये बात आपने सही कही। समाजवादी पार्टी जो है वो कहती है हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता ये स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की जब टिप्पणियां करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को भी नुकसान होता है। जिसको लेकर इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो है हम उनके बयानों पर रोक लगाएंगे। डिम्पल यादव ने भी उनसे आग्रह किया था कि जो इस तरह के
बयान ना दें और उनका ये व्यक्तिगत बयान है, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए परेशानी का सबब बन जाते हैं इस तरह के बयान। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आमिर बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल शुरू हो गई है। 1.5 साल बाद शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता पर आज फैसला आना है। आपको बता दें कि ये फैसला महाराष्ट्र सरकार का भविष्य तय करेगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। यदि वो अयोग्य घोषित हुए तो एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। आज जिन सदस्यों की सदस्यता पर फैसला आना है उनमें से एकनाथ शिंदे, महेश शिंदे, अनिल बाबरी, अब्दुल सत्तार, भरत गोगावले, संजय सिरसाट, यामिनी जाधव, तानाजा सांवत और लता सोनवड़े, प्रकाश सुर्वे, बालाजी कनिकार, संदीपन भुमरे, बालाजी कल्याणकार, रमेश बोरनारे, चिन्मन राव पाटिल और संजय राय मुनकरी का नाम शामिल है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की सरकार पर तलवार लटक रही है। इस तरह का जो मामला है अब वो एक बार फिर से सामने आया है। आज 16 विधायकों के भाग्य का फैसला आ सकता है। ये बड़ी खबर है कि एक बार फिर सीएम शिंदे रहेंगे या जाएंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अजय, हम जानना चाहेंगे सदस्यता पर सवाल कौन होगा बहाल या किसकी होगी सरकार? ये एक बड़ा मुद्दा है आज इस महाराष्ट्र सरकार की तरफ का कि 16 विधायकों की सदस्यता खतरे में है, अयोग्य उनको साबित किया गया है। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है इस विषय में? बड़ा भूचाल आया हुआ और खास करके सबकी निगाहें स्पीकर नार्वेकर पर जुड़ी हुई है। इस समय नार्वेकर जो सुर्खियों में बने हुए हैं। आज सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही कि नार्वेकर को यह फैसला देना है कि जो 16 विधायक हैं उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा या वो बने रहेंगे। विधानसभा में इसी बात को लेकर आज चर्चा होनी है और शाम 4 बजे तक आज फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो आपको थोड़ा सा बता दें पहले कि ऑलरेडी उद्धव गुट और शिंदे गुट का मुद्दा क्या है कि 2022 की बात करें, 2022 में एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव गुट जो उस समय शिवसेना की बात थी, इनकी मिलीजुली सरकार थी और उसी समय बीजेपी के तहत ये शिंदे गुट जो है कि वो अलग हुआ और 38 विधायकों को लेके ये शिंदे गुट अलग चला गया। इसी मामले को लेके एक बात हुई और आज शिंदे की सरकार है जिसे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही कि शिंदे गुट और उद्धव गुट की जो बात करें उसमें शिवसेना किसकी होगी, यानी कि शिवसेना का सिंबल भी किसको होगा। वैसे तो चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को सिंबल प्रदान कर दिया, लेकिन आज अगर 16 विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो ये कहीं न कहीं शिंदे के लिए बड़ी बात होगी। जी अजय, ये सवाल बड़ा सामने आ रहा है कि अब शिंदे की सरकार पर तलवार खड़ी हो सकती है। तो अगर ये फैसला शिंदे पक्ष में नहीं आता है तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि बड़ी बात है कि सरकार रहेगी या गिरेगी। कि अभी ये कहना तो काफ़ी जल्दबाजी की सरकार रहेगी कि गिरेगी, लेकिन ये जो जरूर है कि अगर नार्वेकर का फैसला विपक्ष के लिए अगर उनके अयोग्यता की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि शिंदे की सरकार खतरे में आ सकती है। लेकिन अगर शिंदे की सरकार को बनाए रखने की बात होती है तो कहीं न कहीं उन्हें विधानसभा में ये प्रूफ करना होगा कि ये सही बात है। लेकिन आपको बता दें कि अपने अपने दोनों लोगों की कामत और जेठमलानी की जो इनके वकील हैं, दोनों की अपने अपने दलीलें हैं। उनका सीधा सा कहना है कि 1999 के बाद कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें इस बात का जिक्र हो कि ये जो प्रमुख होते हैं वही सारे फैसले लेते हैं। इसे पक्ष प्रमुख की भी
चर्चा की गई। तो इसको लेके एक बड़ा सवाल ये उठता है, अगर प्रश्न प्रमुख को वो प्रमुख नहीं मानते तो फिर जी। ये मुद्दा ये है कि शिंदे के पक्ष में जा सकता है। जी। जैसा कि अभी तक शिंदे गुट ही हावी हो गया है, लेकिन ये उद्धव गुट के लिए एक संजीवनी का काम करेगा अगर 16 विधायकों की अयोग्यता की बात होती है। लेकिन अभी जो तुरंत खबर निकल जी। के आ रही है, आपको स्वप्निल अवगत करा दें जी। कि ऑलरेडी उद्धव ठाकरे ने शिंदे और नार्वेकर की मुलाकात को एक असंवैधानिक बताया कि फैसले से पहले इन दोनों लोगों की मुलाकात जो हुई है उसको असंवैधानिक बताया। जी। और जैसे कि ये अजय बात ये भी निकल के आ रही है, अगर जी। इसे असंवैधानिक बताया तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जी। जैसे कि अजय बार बार ये कहा जा रहा है कि आज राहुल नार्वेकर इस पर फैसला लेंगे, तो ये बेहद अहम फैसला होने वाला है महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि 16 विधायकों के भाग्य में फैसला आना है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है कि क्योंकि राहुल नार्वेकर की बैठक भी हुई है, गुप्त बैठक हुई है कई लोगों के साथ, तो क्या कुछ फैसला आएगा, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है ये महाराष्ट्र सरकार का। जी, आपको पहले ही बताया कि सबकी निगाहें नार्वेकर पे जुड़ी हुई हैं और शिंदे और नार्वेकर की मुलाकात को लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात उद्धव गुट ने रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज शाम 4 बजे तक फैसला आने की जो उम्मीद रखी गई है, ये 16 विधायकों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें एकनाथ शिंदे भी है। अगर अयोग्य होते हैं तो कहीं न कहीं उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये एक संजीवनी का काम करेगी उद्धव गुट के लिए। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में बहुप्रतीक्षित रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आम जनमानस से भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज से अयोध्या जाने वाले रास्तों पर 22 जनवरी को अति विशिष्ट अतिथियों के आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर की तरह व्यवस्था करने को कहा है। साधु संत चित्रकूट से यात्रा के जरिए चरण पादुका लेकर अयोध्या आएंगे, जिसको लेकर सीएम ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। धर्म नगरी चित्रकूट से भगवान राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए 15 जनवरी से यात्रा शुरू होगी। साधु संतों की यह यात्रा कौशाम्बी, प्रयागराज के रास्ते अयोध्या तक जाएगी। इसके अलावा चरण पादुका यात्रा मार्ग को भी पूरी तरह सुरक्षित बनाने को कहा गया है। दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के भूतल में लगने वाले सभी 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाने का काम भी मंगलवार से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 12 फीट ऊंचा दरवाजा और 8 फीट चौड़ा ये दरवाजा होगा। घुंघरू घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से 2400 किलो का घंटा अयोध्या पहुंच गया है। वहीं घंटों के सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ से अयोध्या लाया गया है, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अयोध्या से शक्ति सिंह हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। शक्ति, जानना चाहेंगे कि अब रामलला के आगमन के दिन सीएम ने स्कूल बंद कर रखे हैं और अन्य व्यवस्थाओं की भी जो जानकारी है वो साझा की है, तो क्या कुछ जानकारी है कि अब 22 जनवरी को क्या कुछ होना है अयोध्या और पूरे देश में? जिस तरीके से 22 जनवरी का कार्यक्रम नजदीक आ गया है और पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। ये भी एक त्योहार की तरीके मनाया जाएगा जैसे दीपावली मनाई जाती थी। इस तरीके से पूरी अयोध्या जो है वो सजने वाली है। इसको लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्होंने पूरे स्कूल को बंद करने का निर्देश दे दिया है और अयोध्या में आ रहे साधु संतों को चरण पादुका चित्रकूट से लेके आ रहे साधु संतों के लिए ग्रीन कॉरिडोर का बोल दिया है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, जिन रुकने के लिए स्थान बनाया जाए उनके। और राम मंदिर की अगर बात करें तो जो वहाँ के दरवाजे हैं 12 फीट ऊंचे दरवाजे, 8 फीट चौड़े दरवाजे जो सोने से जड़े हैं, उनका मंगलवार से ही इनकी बनने की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है। और अयोध्या की अगर बात करें, यहाँ पे जितनी मंदिर है और जितने मठ है सबको सजाया जा रहा है। पूरी अयोध्या को स्वच्छ किया जा रहा है, साफ सफाई का
खासा ध्यान दिया जा रहा है और जी। जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जा रही है। जी, शक्ति, जानना चाहेंगे कि जो साधु संत आ रहे हैं कई जिलों से, कई अलग अलग जगहों से, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएंगी अयोध्या में, क्योंकि योगी सरकार लगातार निर्देश दे रही है। अब रामलला के आगमन का जो तारीख है वो काफी निकट आ चुकी है, तो ऐसे में वाजिब है कि कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही होंगी और साधु संतों के लिए विशेष तौर पर तो सुरक्षा को लेकर और उनके खान पान रहने को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ साधु संतों के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के काम करते हैं, चाहे वो कैलाश की यात्रा हो, चाहे वो कोई भी यात्रा हो, फूलों से पुष्पों की वर्षा की जाती है, हेलीकॉप्टर से पूरा दे देते, हेलीकॉप्टर की आप जाइए, पूरे जितने मार्ग है उन पे फूल पुष्पों की वर्षा की जाए। उस तरीके से अयोध्या में 22 जनवरी का कार्यक्रम बहुत बड़ा है, उसको लेकर के साधु संतों के लिए उनकी खाने पीने की व्यवस्था जो है, उनके रहने की जो व्यवस्था है वो एकदम चाक चौबंद की गई है। उसको एकदम निगरानी पे रखा जा रहा है, एक एक चीजें हैं वो चेक की जा रही हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के और जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के सारे अधिकारी अलर्ट पे रहेंगे 22 जनवरी से पहले और 22 जनवरी के बाद भी। जी, शक्ति, अगर बात की जाए राम मंदिर के निर्माण कार्य की, तो अब राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो कितना बचा रह गया है, क्योंकि अभी दरवाजों का जो कार्य है वो शेष बचा है, इसके अलावा और कौन कौन से कार्य शेष बचे हैं, क्योंकि कल सीएम योगी का अयोध्या दौरा था और इस अयोध्या दौरे पर उन्होंने राम निर्माण को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की, तो इस पर क्या कुछ चर्चाएं हुई है कल की बैठक में? जी, कल की बैठक जो हुई थी आदित्यनाथ योगी काफी देर तक सर्किट हाउस में रहे और जो यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं उसका खुद निरीक्षण किया जा करके उन्होंने उस लिहाज से अगर देखा जाए तो राम मंदिर के कार्य की अगर हम बात करें तो जो दरवाजे का काम है वो बस 2-3 दिन में ही उसको जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा और जितने भी कार्य थे, प्रथम तल का जो भूतल था उसका कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ दरवाजे भी बचे हुए हैं और नक्काशियां जो है उनमें से पॉलिशिंग की जा रही है और सारी चीजें जो है वो लगभग बन के तैयार हो चुकी है। और जब राम मंदिर में प्रवेश द्वार पे आप जाएंगे तो प्रवेश द्वार पे जो पिलर बनाए गए हैं उसका भी जो कार्य है उस फाइनल टच में हो गया है और उसको भी जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी, ज्यादा जानकारी शक्ति हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्राथमिक विद्यालय में तैनात 85 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि सभी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसकी जांच बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ ने मिलकर की थी। आपको बता दें कि जिसमें फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे 85 से अधिक शिक्षकों ने नौकरी हासिल कर ली थी, जहां लंबी जांच पड़ताल के दौरान 85 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है और कई टीचरों पर भी तलवार लटक रही है और इन सभी फर्जी शिक्षकों ने सरकार से तकरीबन 25 करोड़ रुपए से अधिक की सैलरी ली है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि सभी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और 25 करोड़ रुपए से अधिक की आरसी जारी कर दी गई है। जल्द ही इसमें व्यापक स्तर पर और कार्रवाई की जाएगी। क्यों हटाए गए? जो हमारे पास शिक्षक थे लगभग 85 शिक्षक हम लोगों ने बर्खास्त किए। इसके अतिरिक्त भी अभी भी सत्यापन और जांच की कार्यवाही चल रही है। ये 1999 बीटीसी से लेकर के 12,400 वाले लगभग भी अभ्यर्थी रहे हैं, जिनमें मूल डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रकार के तथ्य गोपन के संदर्भ में या फर्जी डॉक्यूमेंटेशन में ही इन लोग का इनकी बर्खास्तगी की गई है। इन पे प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज है और इसके अतिरिक्त आरसी भी इनकी जारी की गई है। कितने रुपए की आरसी जारी? लगभग 25 से 30 करोड़ की आरसी जारी है इनकी। कौन कौन जांच कर रहा है? जांच इसमें एसटीएफ भी टीम लगी हुई थी। बेसिक शिक्षा विभाग के भी अधिकारी जो है लगातार शिकायत के क्रम में भी तथ्यों के इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवरिया से हमारे संवाददाता राजेश श्रीवास्तव हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजेश, हम जानना चाहेंगे कि 85 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, आखिर क्या वजह है और क्या है पूरा मामला? जी मैडम, इसमें फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे
85 शिक्षक नौकरी कर रहे थे, जहां 1999 से लगातार एसटीएफ की टीम और शिक्षा विभाग की जांच टीम लगातार इनकी खोजबीन कर रही थी। वहीं जांच के उपरांत ये पाया गया कि 85 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे हैं। जी। बताया जा रहा है कि लंबी जांच पड़ताल हुई है और करोड़ों के घोटाले का मामला भी सामने आ रहा है, तो इस पर लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसा कि ये जानकारी है कि लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए उनके ऊपर आरती जारी की गई है, जिनसे उन शिक्षकों द्वारा वसूली की जाएगी। वहीं अभी भी शिक्षा विभाग लगातार उन फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे शिक्षकों को खोज रहा है, जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। जी। अब आगे इस मामले में किस आधार पर कार्रवाई की जाएगी और क्या कुछ देखने को मिल पाएगा, राजेश? जी, जैसा कि बीएसए ने बताया कि उन शिक्षकों पे लगातार कार्रवाई होगी जो फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी कर रहे हैं और उनसे वसूली भी की जाएगी। तो इस तरह से देवरिया जनपद में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 85 शिक्षक एक साथ बर्खास्त किए गए हैं। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम